हाँ जी, कुछ पूछना है तो। यस सर, क्वेश्चंस पूछना है मुझे। आपने 12th की प्रोबेबिलिटी वाले बोले सॉल्व करने के लिए, उसमें डाउट्स हैं। सॉल्व कर लिया आपने? सर मैंने वो 12th में जो मतलब केवल एमसीक्यू वाले हैं वो सॉल्व कर लिए सारे, केवल बस जो लॉन्ग वाले रह गए हैं ना 55 से पहले तक के, हम्म। वो रह गए हैं। उसको भी करने रह गए हैं, बाकी एमसीक्यू वाले हो गए हैं। सर ओके, एक मिनट में तो क्वेश्चन बता। किस में डाउट पूछना है, 12th वाला में? हाँ यस सर। सर 11th वाले में भी डाउट थे मेरे, पर अभी वो मैं देख करके कल बताऊंगी। अभी पहले 12th वाला। हाँ बताइए, यही था 12th वाला। देखिए एक मिनट, ये है, सर ये इसमें 90 क्वेश्चन 90 जो है वो समझ नहीं है। हाँ यही वाला। 90, हाँ। हाँ यस सर। 90, इसमें तो है ही नहीं। हाँ सर एग्जाम्पलर वाला अच्छा, एग्जाम्पलर, पीडीएफ था। तो ये कौन सा वाला है? एक मिनट, ये जो है 16.3। अच्छा, तो इसका मतलब ये बुक वाला है क्या? तो हाँ हो सकता है सर। तेरा ये वाला होगा। ठीक है, इसमें होगा। तो सर इसमें टोटल मुझे 12 क्वेश्चंस में डाउट हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 90 जो है, इसमें डाउट है। तो इसमें क्या हाँ है ये कि सर। सर इसका वैल्यू तो हम निकाल ले रहे हैं, पर वो उसको मतलब कोई कांस्टेंट मानना होगा या फिर कैसे करेंगे? जैसे पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एन माइनस आर। इसकी जब वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसका पी अपॉन वन माइनस पी रेज टू द पावर एन माइनस टू आर इतनी वैल्यू आ रही है। तो फिर इसका कैसे करें, उसके आगे कैसे सॉल्व करें इसको? इसमें बोला कि इंडिपेंडेंट ऑफ एन एंड आर, तो फिर उसमें हम्म पी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ x है बाइनोमियल एन पी। तो आप ये तो जानते ही हैं आप लोग, ये तो 12th क्लास में था। एन सी आर, अगर आर पे निकालेंगे तो एन सी आर पी की पावर आर, 1 - पी की पावर एन माइनस आर, है ना। हाँ यस और सर। x इज इक्वल टू एन माइनस आर करेंगे तो एन सी एन एन माइनस से एन आर, माइनस। पी की पावर एन माइनस आर, 1 - पी की पावर आर आएगी। आर। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करना है, तो इसने कहा है डिवाइड कर दो, चलो इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो सेम ही है, कट जाएगा। हाँ तो यस सर। अब आपके पास बचा क्या? पी का पावर देखिए क्या बचेगा। सो इसमें से इसको घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 2r - n हो एन। जाएगा। और इसमें हाँ से इसको घटा देंगे, सो एन वन में, माइनस टू आर। हाँ, n - 2r। तो जस्ट एक दूसरे का रेसिप्रोकल टाइप का हो गया। इसका मतलब है ऐसा रखना चाहिए, p अपॉन 1 - p, तो कोई एक हो जाएगा, 2r - n या n - 2r, जो भी रखना है। सो 2r - क्वेश्चन ये बोला है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ n एंड r हो जाए, है ना। तो हाँ यस सर। इंडिपेंडेंट ऑफ एन आर कब होगा? जब इसको जीरो कर देंगे हम। अच्छा एक मिनट, इंडिपेंडेंट ऑफ एन आर हो जाए, तो एन और आर दोनों से इंडिपेंडेंट हो जाए। सो आर एन दोनों गायब हो जाए, तो ऐसा कब होगा? और सर इसमें हम्म, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, सपोज रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज दिस एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन आर, देन पी किसके इक्वल है? अच्छा, तो ये एन आर के अगर हम एन और आर से फ्री कर दे, ठीक है, कोई बात नहीं। आ, तो मतलब ये कैंसिल हो जाएगा ना? ओ अच्छा अच्छा। तो ये ऐसा कब हो सकता है, आपको ये बताना है कि एन आर से फ्री हो जाए तो कैंसिल हो जाए, इसका मतलब यही है। तो कैंसिल कब होगा?
तो टू सर मैंने आर चैट जीपीटी पर देखा था तो उस पे p अपॉन वन माइनस पी को वन ले लिया था, तो फिर p की वैल्यू 1/2 आ गई थी, पता नहीं कैसे। ये p अपॉन वन माइनस पी को वन कैसे ले लिया, वही नहीं समझ में आया। क्योंकि उसमें बोला था कि वन रेज टू द पावर 2n माइनस आर जो होता है वो वन ही होता है, ऐसा कुछ बता रहा था। हमें ये बोलना गया है, इसके बाद क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है ना, आगे नहीं ना कुछ, बस इतना ही है ना। ओके हाँ सर इतना ही है। ओके, तो इसका मतलब हमें इसको एन आर से फ्री करना है। सो ये जो क्वांटिटी हमारा आया है इसको, है ना, पी अपॉन वन माइनस पी की पावर 2r - n इज फ्री ऑफ एंड आर। तो वही सोचना है आपको कि एन और आर से फ्री कब हो सकता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, p तो 0 से 1 के बीच है, 1 माइनस पी भी 0 से 1 के बीच होगी, है। तो इसका रेशियो जो है ना, p अपॉन वन माइनस पी की जो वैल्यू हो सकती है पॉजिटिव ही होगी, और वैसे तो 0 से इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकती है, ठीक। अब आप सोचो कि इसमें n और r दोनों गायब हो जाए, ऐसा कब हो सकता है। सोचिए, n और r दोनों कब गायब हो जाएगा। हाँ, जैसे एक यहाँ लॉजिक इसका ये है आई थिंक, कि 1 की पावर कुछ भी रखेंगे ना तो 1 ही आ जाएगा ना। तो मतलब 1 की पावर n क्या है, n से फ्री हो गया ना। तो आई थिंक ये लॉजिक लगा रहा है ये, कि 1 की पावर अच्छा। x है तो ये 1 हो गया, या 0 की पावर x है 0 हो गया। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे 0 इक्वल नहीं लगा रखा है, इसलिए 0 नहीं होगा। तो ये स्ट्रिक्टली मोर देन 0 है। तो 0 से इन्फिनिटी में ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें पावर होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक ये लॉजिक यहाँ पे है ना, कि ये जो है इससे कोई इफेक्ट ना पड़े, आर और एन से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर इसके पावर कोई भी वैल्यू रखोगे तो उसको पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा कब होगा। तो वो तो वन ही होगा। हाँ, इसीलिए ना, जीरो जीरो है या 1 है और कोई नंबर है नहीं। 0 और 1 में पावर से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 की पावर x 0, 1 की पावर x 1। आई थिंक इसीलिए ऐसा ले रहा है, और ये यहाँ संभव नहीं है क्योंकि यहाँ p 0 हो नहीं सकता। तो इसीलिए इसने क्या किया है कि फ्री ऑफ एन आर करना है, तो बोल रहा है चलो 1 रख दो। तो 1 की पावर 2r माइनस एन करोगे 1 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो पावर से इसको कोई मतलब नहीं है, तो दिस क्वांटिटी इज फ्री ऑफ एन एन आर। अच्छा, इसीलिए ऐसा कर दिया है ना। तो p अपॉन वन माइनस पी इज 1, तो यहाँ से आप p निकाल लेंगे तो वही हाफ आ रहा होगा, है ना। 1/2, यस सर हाँ, यही 1/2। लॉजिक है कि 1 की पावर है ना, तो हमें पावर से फ्री करना है कि पावर से कोई फर्क ना पड़ रहा हो। तो वैसा तभी होगा जब 1 लेना पड़ेगा, 1 या 0 लेना पड़ेगा। तो यही लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है। हाँ ये सर सर नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। तो 92 जो है ये वाला। सो इसमें कह रहा है ए बी कोई दो स्टूडेंट है, their chances of solving a problem correctly are 1/3 and 1/4. The probability of their making common error is 1/20, and they obtain the same answer. Oh, if the probability of their making a common error is 1/20 and they obtain the same answer, then probability of their answer to be correct is, okay. तो आंसर करेक्ट होने का क्या मतलब है, या तो ए सॉल्व कर दे या बी सॉल्व कर दे, यही मतलब है। तो ये मतलब हो गया, मतलब ए सही सॉल्व करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, बी सही सॉल्व करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। अब कह रहा है कि आंसर सही होना चाहिए, है ना। तो या तो ए सही करे या बी सही करे, ये मतलब हुआ। इसको और कंटिन्यू हाँ करेंगे तो हम लोग अगर फॉर्मूला लगाएंगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो चांसेस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम करेक्टली 1/3। तो इसका तो 1/3 आ जाएगा पहला, ये वैल्यू 1/3, ये वैल्यू 1/4। अब इसका सोचना पड़ेगा हमें कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, कि ए एंड बी दोनों सॉल्व कर देगा और करेक्टली सॉल्व करेगा। तो इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ कॉमन एरर, दोनों सेम गलती करेगा उसकी 1/20 चांस है, और दोनों सेम आंसर लाएगा उसके बाद। तो सेम आंसर लाएगा, वो सही होगा गलत होगा, आई थिंक वो गलत होगा, है ना। तो
द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ कॉमन एरर, and they would say then the probability that their answer to be correct is, तो एरर ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? तो एरर ना करने की प्रोबेबिलिटी आएगी 19/20, लेकिन दोनों 19। मिस्टेक कर रहा है ना, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर मेकिंग अ कॉमन एरर, दोनों सेम गलती करेगा, तो ए को मैं करेक्ट ले रहा हूँ, है ना, तो यहाँ से इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी, तो वैसे करेंगे तो इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, तब जाके ये ऐसा आ जाएगा। एंड ठीक है, तो यहाँ से अगर ये निकालूंगा तो कितना आएगा? तो अगर मैं इस लॉजिक को यूज़ करूँ तो यहाँ से जो ए इंटरसेक्शन बी, ए बी दोनों का करेक्ट आंसर होगा, तो इसका मतलब है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग, है ना, देयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर मेकिंग अ कॉमन एरर 1/20 है एंड दे ऑब्टेन द सेम आंसर। तो ये मिस्टेक करने की प्रोबेबिलिटी 1/20 है, मतलब गलत होने की प्रोबेबिलिटी 1/20 है, ये कहना चाह रहा है दोनों के, है ना। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना सही होने कितना 19 × 19 करके देख लेते हैं, उससे कुछ आ जाना चाहिए। सो उससे कुछ, हाँ, 19/20 × 19/20, आई थिंक 19/20 आ जाएगा, इंटरसेक्शन है ना, तो दोनों कॉमन मिस्टेक करेगा उसकी, या मैं इससे सोचूं, तो इससे अगर सोचूंगा तो कितना आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इससे क्या आएगा मेकिंग अ कॉमन एरर, कॉमन है ना, मतलब इंटरसेक्शन की बात कर रहा है वो, तो मतलब ये जो कुछ कहना चाह रहा है ऐसा कुछ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दोनों एरर करने की, गलत करने की, ये है। मुझे लगता है इसको ना या तो कॉमन एरर है, तो इसका मतलब जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है इसको मैं 19/20 ले लूँगा, सही होने का चांस है, ठीक है। दोनों मिस्टेक करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, तो दोनों सही कर पाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी ये होना चाहिए। इससे क्या आता है देखो ज़रा, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा 60, तो इससे क्या आंसर बनता है, लेकिन 60 से आंसर ऐसे नहीं कर बनेगा, देखो तो आएगा यहाँ पे, 20 + 15 नहीं ये तो है ना, तो यहाँ से गलत आ गया क्योंकि नेगेटिव आंसर नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ कुछ और लिखना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा हमें ना, ये सर मिस्टेक है। सर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर आंसर टू बी करेक्ट मतलब कि दोनों का आंसर करेक्ट होना चाहिए ना, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू तो हम्म नहीं पूछ रहा, क्योंकि ऐसे तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी निकल जाएगा यहाँ से, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता ही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी शायद निकल जाए। अ, लेकिन इसने पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर आंसर टू बी करेक्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर आंसर टू बी करेक्ट, अच्छा, ये तो उसका आंसर सही हो या उसका आंसर सही हो या दोनों का आंसर सही हो, लेकिन मेनली हमें दिक्कत कहाँ हो रहा है कि हम इसको कैसे यूज़ करें, है ना, ये लाइन 1/20 कैसे यूज़ करेंगे, ये दिक्कत है। अच्छा मैं इससे सोचता हूँ, इस तरीके से सोचते हैं ज़रा क्या आता है, तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो एक कॉम्प्लीमेंट, एक को गलत करने का क्या चांस है 2/3, बी के गलत करने का क्या चांस है 3/4, दोनों के गलत करने का क्या चांस है 1/20, तो इससे देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी की अलग से प्रोबेबिलिटी, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 - 2/3 - 3/4 + 1/20, तो इसका एलसीएम में 60 लेते हैं,
यहाँ से कितना आएगा 60 माइनस 40 फिर 45 और प्लस 3, ये सही आएगा। तो ये भी नेगेटिव आ गया, तो यहाँ भी कुछ गड़बड़ है। नेगेटिव। तो यहाँ भी इसका मतलब कुछ गलत है। तो मतलब ये जो डेटा है उसको हम सही से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको देखना पड़ेगा। देखता हूँ, रुको भी फिर से ट्राई करके। तो ये जो हम कर रहे हैं ये गलत है, मतलब इसको हम सही समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमें देखना है कि इसको सही से क्या समझ सकते हैं। इसने कहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर आंसर टू बी करेक्ट, इसका क्या मतलब है? देयर आंसर टू बी करेक्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर आंसर टू बी करेक्ट। ठीक है, फिर से पढ़ के देखते हैं। ए एंड बी आर टू स्टूडेंट, देयर चांसेस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम करेक्टली आर 1/3 एंड 1/4 रेस्पेक्टिवली। तो ए करेक्टली सॉल्व करेगा 1/3 चांस है, बी सॉल्व करेगा 1/4 चांस है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर मेकिंग अ कॉमन एरर, दोनों सेम गलती करेगा, कॉमन एरर है ना, तो वो 1/20 है। एंड दे ऑब्टेन द सेम आंसर, और मतलब सेम गलती करके उसका आंसर सेम आ रहा है। तो क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर आंसर टू बी करेक्ट, सही होने का क्या चांस है? ओके, इसमें कुछ दूसरा ट्रिक लगाता हूँ, ये हटाते हैं। तो थोड़ा सोचते हैं कुछ और कर सकते हैं क्या। तो या तो गलती करेगा या नहीं करेगा, ये है ना। सो देखना पड़ेगा इसका आंसर, पता नहीं। तुम्हारा कुछ आ रहा था? सर हाँ, सर सॉल्व ही नहीं हुआ ये। नहीं सॉल्यूशन मुझे ये है ना, मुझे भी ये समझ, ये लाइन समझ नहीं आ रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है ना। सर आज तक आप दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसको कल ठीक है, बता इसको मैं दीजिएगा। देखते हैं, हाँ कल ट्राई करते हैं। तो इसको 92 है ना, तो इसको मैं देखता हूँ अभी, है ना। तो इसको कल देखते हैं, हाँ इसको थोड़ा सोचते हैं हाँ कि ऐसा क्या सर कहना नेक्स्ट। चाहिए। सर हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। 102, चलो वो देखते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं तत्काल। 102, हाँ। हम्म तो ये कह रहा है कि ए बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए इज मोर देन 0, पी ए प्लस पी बी मोर देन 1, देन पी बी गिवन ए मोर देन इक्वल टू 1 माइनस पी बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन पी ए। ये प्रूव करना है कि ट्रू फॉल्स चेक करना है? सर ट्रू फॉल्स चेक करना है। अच्छा, सो ट्रू फॉल्स बताना है, ओके। चलो देखो फिर। तो ए तो पॉजिटिव है, ए पी ए प्लस पी बी। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, ए तो डिनोमिनेटर में कॉमन रहेगा, है ना। इसको अगर एलसीएम ले तो एलएचएस आरएचएस को देखते हैं सॉल्व करके। तो जो एलएचएस आपके पास है ये वाला, इसका क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि ये गिवन ए है। और इसको अगर हम सॉल्व करें, आरएचएस जो है इसको अगर हम लोग एलसीएम ले लें, सो ए तो ठीक है, तो यहाँ बचेगा पी ए माइनस पी बी कॉम्प्लीमेंट। पी बी कॉम्प्लीमेंट को जरा खोलिए, तो पी बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब 1 माइनस पी बी, है ना। सर जीरो आ जाएगा ऐसे तो। हाँ, तो वैसे पी ए प्लस पी बी माइनस 1 अपॉन पी ए, तो ये तो ज़ीरो आ गया। तो हाँ अगर ये ज़ीरो तो ट्रू हो गया फिर तो, क्योंकि ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना। नहीं सर। तो इसका तो मतलब फिर है, सर यहाँ पर ये वाला रिस्ट्रिक्शन क्यों दिया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन 1? अच्छा इसका कहाँ हाँ, यूज एक होगा? मिनट एक मिनट, तो इसको देखते हैं इससे क्या आएगा। तो इससे ओ अच्छा अच्छा, तो आप हमने क्या कर दिया यहाँ पे, ये जीरो वन कैसे रख कर दिया दिया? उसकी वैल्यू। जीरो कैसे हाँ कर उसकी दिया वैल्यू हमने? वन रख दिया। नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ उसकी भी वन रख दिया। ये गलत हो गया ना। हाँ अभी यस सर। समझिए, हम वन इसको जीरो नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये बता रखा है कि वन तो है ही नहीं ना ये तो। तो इसका हाँ मतलब है कि ये मोर देन, है ना, पी ए प्लस पी बी जो है
वो मोर देन 1 है, ठीक। अच्छा, तो हा 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 हा, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, ये लेस देन इक्वल टू 1 होता है ना। अच्छा, और तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे, सो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आएगी, मोर देन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, कितना, -1, देखिए, ठीक। अब आपको बता रखा है कि ये वैल्यू क्या है, मोर देन 1 है, ठीक। तो यहाँ से कुछ आ जाएगा। अब मैं इसको डिवाइड कर दूं, देखो यहाँ से आ गया, तो ये हम जानते हैं, ये हमें पहले से पता है कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती है ना, तो 1 से लेस या इक्वल होगी। तो इसने इसको इम्प्लाई किया, इसने। अब इस इक्वेशन को आप क्या कीजिए, पी ए से डिवाइड कर दीजिए, तो उससे प्रूफ हो जाएगा। देखिए, सो हम लोग क्या करते हैं, पी ए से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पी ए अपॉन पी ए कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग, पी ए माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस पी बी लिख सकते हैं। तो हाँ, हम ये क्या सही कह रहे हैं, इसको और इसको दोनों साइड को पी ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो दिस अपॉन पी ए, इसको भी पी ए से डिवाइड कीजिए, तो दिस अपॉन दिस 1 माइनस, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट है, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये ट्रू स्टेटमेंट है और ये प्रूफ हो गया ना, देखिए हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ये सर समझ गए हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करना था, तो ये अप्रोच होता है, कैसे अप्रोच कर सकते हैं, तो वहाँ से स्टार्ट किया और ये प्रूफ हो गया, ठीक है। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। तो 106 जो है, तो ये कह रहा है कि x फॉलोज बाइनोमियल, तो x हमारे पास बाइनोमियल 5 p है, ठीक है। ये ना गलती से कॉमा है, ये एक्चुअली इनटू है। अच्छा, तो फिर से सॉल्व हो जाएगा, उसको हाँ, छोड़ दीजिए। इनटू करेंगे तो उससे 107। इक्वेशन आ जाएगा, गलती से कॉमा लिख दिया। 107। ठीक है। 107 में जो है कि लेट x बी द रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यूज x1 x2 xn विथ प्रोबेबिलिटीज p1 p2 pn, तो वो टेबल टाइप का हो गया है ना, कि ये x1 x2 यहाँ से लेके xn, फिर p1 p2 pn, ऐसा टेबल दे दिया। अब पूछ रहा है वेरिएंस का फॉर्मूला लिखो, है ना, तो निकालिए। वेरिएंस पढ़ा है आपने? हाँ हाँ, यस सर। सो डायरेक्ट, एक तो डायरेक्ट लिखोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ, हाँ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। हाँ, म्यू का होल स्क्वायर, तो ये होता है। इसी को आप ये भी जानते हैं कि खोलेंगे तो ये आ जाएगा आपका, है ना। तो ये है, तो किसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये आंसर जो आएगा ये इसके टर्म में ही आएगा, x1 x2 xn और p1 p2 pn के टर्म में ही आएगा। सर यहाँ पर अगर हम लोग एक्सपेक्टेशन, ऊपर वाला जो फॉर्मूला आप लिखे हैं उसके हाँ अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी तो x1 x2 xn की दी गई है, तो उस हिसाब से और वहाँ पर रखेंगे, जब एक्सपेक्टेशन को खोलेंगे तो वो x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x की प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें, हाँ, तो वो तो नहीं लग पाएगा, नीचे वाला फॉर्मूला ही लग पाएगा ना। नहीं कोई दिक्कत नहीं है उसको ना, अगर आप ऐसा लिखेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू, तो ये अगर आप लगाएंगे x माइनस म्यू होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला ये होता है x माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी एट x, या xi लगाना चाहे xi लगा लीजिए, i फ्रॉम 1 to n, यही फॉर्मूला होता है इसका। ओके सर, तब तो हो जाएगा ये। तो इसमें बस पुट 1 by 1 पुट करते जाइए, हो जाएगा। हाँ हाँ सर, और कुछ एक मतलब ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन है, 94 है, मतलब उसमें सब एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट से रिलेटेड, तो वो ये, आप देख लीजिए एक बार। हाँ, हाँ एक बार 94 एंड 96 वाला एंड 97, ये कह रहा है 3 पी क्वेश्चन। ए मोर देन जीरो है, पी बी मोर देन जीरो है, तो ए बी कैन नॉट बी बोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट। तो ये एक्चुअली थ्योरम है जो कि मुझे अभी लिखाना चाहिए था। तो सोचिए, हम मान लेते हैं चलो कि इंडिपेंडेंट है अपनी मर्जी से, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, है ना। ओके, और अगर हम, चलो इसने कहा ना कि ए बी कैन नॉट बी बोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, आपने पढ़ा होगा एक मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। तो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है कि जो प्रूव करना होता है वो हम अज्यूम कर लेते हैं, है ना, और उसको उल्टा अज्यूम कर लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहता है कि जो भी प्रूव करना उसका अपोजिट अज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ हमें प्रूव करना है कि ए बी
अच्छा कैन लिखा हुआ ना, Can be. कैन बी बोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड, अच्छा चलो चेक करते हैं, फिर कॉन्ट्रडिक्शन करने की जरूरत नहीं है। कैन बी बोला है ना, तो चलो, तो ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 0। अच्छा इंडिपेंडेंट हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। अब दोनों अप्लाई करते हैं कि मान लेते हैं कि डिसजॉइंट भी है और इंडिपेंडेंट भी है, तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा, कॉमन सॉल्यूशन आएगा पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लगा के, ठीक। अब इसका क्या मतलब है, ये क्या इंप्लाई करेगा, पी ए इज 0 और पी बी इज 0, बट क्वेश्चन क्या कह रहा था, पी ए 0 नहीं हो सकता और पी बी 0 नहीं हो सकता है, तो ये आ गया कॉन्ट्रडिक्शन। तो मतलब ये कह रहा है कैन बी, तो ये गलत कह रहा है, कैन नॉट बी। ये थ्योरम एक्चुअली है कि कोई सेट जिसकी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है ना, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकती, तो ये है। तो यहाँ ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि यहाँ से आ गया कि अगर दोनों एक साथ होगी तो किसी एक की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तब हो सकती है। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव कर रखा है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया कि दिस इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट। Yes, sir. Sir, question number 96 वाला और हाँ, ये कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन दे विल बी इंडिपेंडेंट, ये भी फॉल्स है। तो आपको काउंटर एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो कह रहा है कि इंडिपेंडेंट भी होगा, तो मतलब ए इंटरसेक्शन भी, अच्छा चेक करते हैं, सॉरी मैं ऐसे गेस कर रहा हूँ। अभी कह रहे हैं ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, गिवन है। अच्छा एक मिनट, तो गिवन है इसका मतलब, मैं चेक करता हूँ पहले कि गिवन है, तो इफ इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन भी 0 हो गया। अच्छा अब सोचो, अब क्या ज़रूरी है, कह रहा है इंडिपेंडेंट भी होगा, तो क्या ये हमें गारंटी देगा कि पी ए इंटू पी बी ऐसा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो दिस डज नॉट इम्प्लाई दिस। क्यों, तो हम एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ लेंगे। जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ढूंढता हूँ कि मान लीजिए एक आपने, चलो कॉइन को टॉस किया लेट से, ठीक है। तो कॉइन को अगर आपने टॉस किया है तो सैंपल स्पेस क्या है, हेड टेल। E1 ले लेते हैं हेड, E2 ले लेते हैं टेल, सबसे आसान एग्जाम्पल। तो यहाँ बताइए E1 एंड E2, यहाँ ए भी बोला है ना, चलिए ये ए है और ये बी है, तो मुझे बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यहाँ पे फाई होगा। पाई। तो इसका मतलब कि हमने सही एग्जाम्पल चुना है। इसने कहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, एक्सक्लूसिव है। अच्छा अब क्या ये इंडिपेंडेंट है, देखते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा अकेले और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आएगा अकेले, 1/2 दोनों का। तो क्या सेटिस्फाई करेगा इंडिपेंडेंट वाले कंडीशन को, नो सर। है ना। तो इसका मतलब ये फॉल्स कह रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना गारंटी नहीं देता है इंडिपेंडेंट होने के। जैसे ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बट इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट इसके इक्वल तो आ ही नहीं रहा है, तो इंडिपेंडेंट नहीं है लेकिन एक्सक्लूसिव है। और सेम 97 वाला क्वेश्चन 97 में है कि दो इंडिपेंडेंट इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। तो आपको देखो जब भी ऐसा एग्जाम्पल में कन्फ्यूजन हो ना, मतलब कोई स्टेटमेंट में कन्फ्यूजन हो, तो पहले आप एग्जाम्पल बनाओ और गलत दिखाने की कोशिश करो। जैसे इसने कहा है कि इंडिपेंडेंट है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा ही, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी है तो देन ए इंटरसेक्शन बी फाई होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए दो कॉइन को हमने एक साथ टॉस किया, ठीक। अब मैं लेता हूँ ए एच 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 टी, अब बी लेता हूँ एच टी और टी टी। एच टी कॉमन लिया अपनी मर्जी से। सो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, यहाँ आएगा एच टी, ठीक। एच टी आएगा ना, दोनों में कॉमन। अब बताओ प्रोबेबिलिटी, अब मैं कहा था कि टू इंडिपेंडेंट इवेंट आर ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो मैं इंडिपेंडेंट है, पहले ये चेक करो आप, ए और बी इंडिपेंडेंट है क्या, क्वेश्चन ये है। अब चेक करके बताइए पी ए कितना है, पी बी कितना है और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितना है। पी ए 1/4
1/2, पीबी भी 1/2 होगा और ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 1/4 होगा, तो हो तो जाएगा इंडिपेंडेंट। हाँ, तो मैंने जानबूझ के ऐसा एग्जाम्पल मैं बनाया हूँ जो इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कह रहा था कि इंडिपेंडेंट है तो क्या एक्सक्लूसिव होगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल बनाया कि जो इंडिपेंडेंट हो। अब मैं चेक करूंगा क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो अब सोचिए, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नो सर, इसका इंटरसेक्शन फाई नहीं है। नहीं है, तो इसका मतलब ये भी फॉल्स है। तो जब भी किसी स्टेटमेंट को गलत दिखाना हो तो आप एग्जाम्पल उठा लीजिए, तो उससे हो जाएगा। ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल लेके। ठीक है सर। तो गलत दिखाने के लिए काउंटर एग्जाम्पल, सही दिखाने के लिए प्रूफ। ये है। ठीक है सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका रह गया ना, उसको ट्राई करते हैं। ठीक है, हाँ सर, एक 70 क्वेश्चन है। 70। अच्छा, तो ये वाला कह रहा है कि इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन दे मस्ट बी। अभी तो हमने किया कि इंडिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो अभी लास्ट एग्जांपल लिया था HHHT वाला। अच्छा, इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो आंसर इज फॉल्स। ये फॉल्स था। अभी हमने एग्जांपल लिया है इसका, सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1, ये भी जरूरी नहीं है। अच्छा, हमने जो लिया था उसमें चेक करो। अभी जो हमने एग्जांपल लिए थे, ये सैंपल स्पेस था। ए हमने आपको कहा था HHHT लो, और बी हमने कहा आपको HTTT लो। तो यहाँ से इंडिपेंडेंट आया था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं आया था। ठीक है, तो इसलिए फॉल्स है। क्या इन दोनों के प्रोबेबिलिटी का सम 1 है? हाँ सर, हो जाएगा। अच्छा, यहाँ 1 हो जाएगा। लेकिन अब मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि जहाँ ना हो, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल आपने बनाया और ट्रू आ गया, तो डजेंट मीन कि वो ट्रू है। हो सकता है दूसरा एग्जाम्पल है जहाँ फॉल्स हो जाएगा, तो हमें वो एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा। तो अब हम कोई दूसरा एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जहाँ पे सम 1। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो फिर नहीं सर, वैसे नहीं नहीं, होगा। कहाँ बोला है एक्सक्लूसिव? मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है ना हम्म सर? नहीं, वैसे नहीं। हम ए यूनियन बी का कांसेप्ट लगा देते हैं। हमें ये दिया हुआ है, हमें बस इतना पता है कि इंडिपेंडेंट है। तो सोचना है कि क्या प्रोबेबिलिटी का सम 1 ही आएगा। तो चलो उससे ट्राई करते हैं। इंडिपेंडेंट दे रखा है, इसका मतलब है कि पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी है। तो हम सोचते हैं जरा कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 आएगा। तो ठीक है, ए यूनियन बी निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ से क्या आएगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1। पी ए प्लस पी बी 1 होना जरूरी है, क्वेश्चन ये है। तो यहाँ तो मैंने ऐसा एग्जांपल लिया कि हो गया, बट क्या हमेशा होगा, क्वेश्चन ये है। हाँ, तो एक काम करता हूँ, दूसरा एग्जांपल बनाता हूँ तो उससे इजी रहेगा। मैं डाइस वाला केस लेता हूँ। ठीक है, ये एग्जांपल से अच्छा है मैं डाइस वाला एक एग्जांपल लेता हूँ। तो हम क्या करते हैं, इतना करने के बजाय एक डाइस वाला एग्जांपल। देखो, जब भी तुम देखोगे मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ गलत प्रूफ करने का, मतलब काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने का। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि अगर मैं डाइस लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये है, तो मैं ऐसा एग्जाम्पल लूँगा जो इंडिपेंडेंट हो जाए। तो इंडिपेंडेंट कब होगा? तो इसमें ले लो 1 2 3 और इसमें ले लो 2 3 4। चलो, सो अब आप चेक करो कि क्या ऐसा हो रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, इंटरसेक्शन में क्या है? तो इंटरसेक्शन में है 3 खाली। अच्छा ओके, 2 3, 2 और 3 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/6। ओ, तो मुझे तो चाहिए था ए, तो हो जाएगा 1/2 1/2। तो मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा कि इंटरसेक्शन में आ जाए 1/4। तो 1/4 कब आएगा?
तो ऐसा तो नहीं कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होना ही चाहिए। हाँ, अच्छा चलो मैं एक ट्रिक लगाता हूँ। तो मैं इसको चेक करने के लिए मैं मान लेता हूँ ये सही है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, ठीक है। तो ए प्लस पी बी 1 ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ से, ओ दोनों तरफ क्या करो, ए इंटरसेक्शन भी घटा दो, ए इंटरसेक्शन भी दोनों तरफ घटा दो। सो ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नहीं एक मिनट, हमें क्या दिया था, अरे यार हम कहाँ खसे खोए हुए हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो जो मेरे था मेरे पास, मुझे करना क्या है, प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1, मस्ट बी 1। कैसे ढूंढे एग्जाम्पल, तो एक मिनट आते हैं बाकी क्वेश्चन पे। अच्छा एक माइक म्यूट कर लो, किनका माइक ऑन है, पवन, हाँ तो मैं म्यूट कर देता हूँ, यस ठीक है। देखो एक बार ट्राई करते हैं, इसमें ना थोड़ा सा मैं काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ नहीं पा रहा हूँ और प्रूफ मुझे करना है। इसने कहा है कि सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1 अगर इंडिपेंडेंट है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है, बट नहीं है तो एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा मुझे, है ना। अगर आपको लगता है कुछ सही नहीं है तो उसके लिए आपके पास काउंटर एग्जाम्पल होने चाहिए, तब आप जस्टिफाई कर पाओगे, है ना। और अगर सही है तो प्रूफ करके दिखाओ, ये चीज़ है। तो मैं ये कह रहा था यहाँ पे कि अगर मान लो ये सही होता तो पी ए प्लस पी बी 1 हो जाएगा, और आपने बता रखा है कि पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी है। और मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि जब पी ए प्लस पी बी 1 हो गया है, नहीं तो यहां से अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस, यूनियन में अगर यूनियन के टर्म में लिखें, ओके तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये 1 है। तो इससे कुछ मिलेगा नहीं ना, हमें दिक्कत ये है कि यहाँ से कुछ मिलना चाहिए, तो प्रूफ कर पाएंगे हम। अच्छा लेकिन अगर ऐसा सोचते हैं हम कि इसको हम इधर भेज देते हैं मान लो, तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, so probability of A is equal to probability of B complement, okay, and similarly probability of A complement is equal to probability of B। बता रखा है A B इंडिपेंडेंट है, ऐसा तो नहीं होगा है ना कि 1 ही होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अच्छा चलो एक और ट्राई करके देख लेता हूँ। सो काउंटर एग्जाम्पल ही, प्रूफ तो नहीं हो रहा है। सो अगर मैं ए इवेंट लूँ यहाँ पे, लेट्स से ए एच ओनली, और बी ले लेता हूँ मैं एच टी। सो अब जरा कोशिश करते हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी में ए आ जाएगा, तो यहाँ से ठीक है, ओके नाउ इट्स फाइन, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट है, जरा चेक करो आप, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये ऐसा है कि नहीं है, ये चेक करना है, यस सर नो। तो यहाँ से आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो कितना आ गया 1/2। यहाँ से निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, आ गया 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 1/2। क्यों? क्योंकि वो एक ही तो इक्वल है। तो क्या ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है? हाँ ये सर इंडिपेंडेंट तो हो जाएगा। ओके ठीक है, फिर मिल गया एग्जांपल। तो हमने ये लिया सैंपल स्पेस, इवेंट ए लिया H, बी ले लिया ये। तो ए बी इंडिपेंडेंट है, लेकिन क्या दोनों के प्रोबेबिलिटी का सम 1 है? नो सर। तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। तो ये मेरा काउंटर एग्जांपल मिल गया। ठीक है, सो इट इज फॉल्स एक्चुअली। तो ये है काउंटर एग्जांपल कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट है बट प्रोबेबिलिटी का सम 1 नहीं है। तो ऐसे गलत दिखाते हैं हम एग्जाम में भी कि इंडिपेंडेंट है लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये वाला सही हो गया, डी वाला। ठीक है सर। ठीक है जी, थैंक यू।